हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मीशो आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, कल यानी 10 दिसंबर को याद रखिएगा मीशो आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है कल के दिन मीशो की, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या मीशो कल एक अच्छा मुनाफा देकर जाएगा, या फिर बाजार में जिस तरीके से उथल पुथल अभी मची हुई है उसका असर यहाँ पर भी पड़ेगा। तो इस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जिनको नहीं मिला उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या मीशो अपने आप में कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे तो जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, 111 का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया, टोटल 135 शेयर्स मिले अगर आपने रिटेल में अपना एप्लीकेशन लगाया था। जब भी देखिए लिस्टिंग की बात होती है तो पहले हम ये देखते हैं कि वो आईपीओ किस प्रकार का था, मतलब फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल था, दोनों था। तो ये दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन था। जो टोटल आईपीओ का साइज था वो था 5,421 करोड़ का, जिसमें मेजर इशू था फ्रेश इशू का 4,250 करोड़ का। ओएफएस भी था करीबन 1,171 करोड़ का, बट मेजर जो आईपीओ का हिस्सा था वो फ्रेश इशू की तरफ हमको जाता हुआ दिखा। तो ये कह सकते हैं कोई नेगेटिव बात नहीं है। अगर फ्रेश इशू बड़ा है तो अपने आप में अच्छी बात बन जाती है कि आईपीओ में फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिखा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज इसके ऊपर हम नजर डालते हैं वो होता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का निकल कर आया। तो इस आईपीओ में अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे, क्यूआईबी कैटेगरी है, लगभग 123 गुना इस आईपीओ को भरा, मतलब करीबन 2 लाख करोड़ रुपए याद रखिएगा क्यूआईबी ने इस आईपीओ में डाले। यानी अपने आप में क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पोर किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, टॉप 3 मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ बाय क्यूआईबीज इन टर्म्स ऑफ मनी में अब आपको इसका नाम आपको आता हुआ नजर आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पैसा जो है वो इस आईपीओ ने ग्रैब करा है, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है वो इस आईपीओ के पास आता हुआ दिखा है। फिर आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी लगभग 40 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी, रिटेल कैटेगरी लगभग 20 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी, टोटल 81 टाइम्स, यानी कंपनी को मोर देन 2,43,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। यानी दिखाता है कि इस आईपीओ को रिस्पॉन्स कितना ट्रिमेंडस मिलता हुआ देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी वे बियॉन्ड सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा। देखिए, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आता है तो उसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली उस आईपीओ को लेकर डिमांड है, उस आईपीओ को लेकर दिलचस्पी, उस आईपीओ को अंदर लोग चाहते हैं कि हमको अलॉटमेंट मिले, राइट। क्यूआईबी चाहता है कि वो मुझे अलॉटमेंट मिले, तो डेफिनेटली सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी कंपनी बड़े तरीके से टिक करती है। तीसरी चीज इसके ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों, वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस प्रकार के हैं, तो अगर आप कंपनी का देखेंगे ओवरऑल, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ ईयरली अर्निंग्स, यानी जो कंपनी हर साल रिपोर्ट कर रही है, तो उसमें अगर आप देखेंगे 5,897 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, 7,859 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY24, 9,900 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY25। तो यहाँ पर अगर आप लगातार नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगातार दोस्तों बढ़िया बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। क्या कंपनी मुनाफे में आई है, तो आंसर इज नो। कंपनी का नुकसान था 1670 करोड़ का, फिर नुकसान घट के वो 327 करोड़ के आसपास का हुआ। और फिर जब कंपनी का आईपीओ हमको आता हुआ दिखा, उसमें जो FY25 रहा उस समय कंपनी का लॉस आ गया करीबन 3,941 करोड़ का। तो यहाँ पर जो कंपनी का लॉस था उससे बहुत बड़ी बढ़ोतरी कंपनी के लॉस में आ गई। बट उसके पीछे का रीज़न था कि दोस्तों एक वन टाइम याद रखिएगा कंपनी को लॉस झेलना पड़ा, उसके कारण कंपनी का इतना बड़ा लॉस आता हुआ दिखा। होता क्या है कि कोई भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लेकर आना है और वो मतलब स्टार्टअप है, राइट, तो बहुत सारी कंपनीज जो अपना बेस होता है वो कोई सिंगापुर ले लेता है, कोई यूएस ले लेता है, मतलब इंडिया नहीं लेता है। सो होता क्या है दोस्तों इससे कि जब कंपनी को फाइनेंशियल मतलब अपना आईपीओ को लिस्ट करवाना है तो उनको अपना बेस इंडिया करना ज़रूरी है। और वो जब बेस कंपनी करती है इंडिया तो उसका एक वन टाइम का टैक्स देना पड़ता है, उसको डोमिसाइल टैक्स बोलते हैं। तो वो टैक्स के कारण दोस्तों हुआ कि कंपनी का लॉस इतना बड़ा गया। अदरवाइज कंपनी का देखा जाए तो दोस्तों लॉस काफ़ी कम हो गया था, मतलब 200 करोड़ से भी कम के आसपास का कंपनी का लॉस हमको आता हुआ दिखा अगर वो डोमिसाइल को हटा देते। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी का लॉस जरूर दिख रहा है, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक फैक्टर है। बट स्टिल अभी भी ये कह सकते हैं जब कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट करे तो कंपनी ने लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, बट स्टिल 700 करोड़ का लॉस कंपनी का फिर आ गया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों कंपनी बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो पाएगी, ये बात क्लियर है। कुछ और बातें आपको दोस्तों कंपनी का बताता हूँ, फिर हम सीधे बात करते हैं लिस्टिंग कितने बार होने की एक्सपेक्टेशन है। सो देखिए, मीशो यार मेरा ध्यान रखिए, कंपनी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है और ये फोकस करती है बेसिकली वैल्यू सेगमेंट में, और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। मतलब लो कॉस्ट अनब्रांडेड आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। और कंपनी मेजरली फैशन, होम, किचन, फर्निशिंग, ब्यूटी और पर्सनल केयर में आपको देखने को मिल जाती है। ये बात ध्यान रखिए, मीशो की खास बात क्या है कि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स करती है। मतलब कंपनी जो है वो, ये बात ध्यान रखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेस्ड ऑर्डर्स करती है। और एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अमॉन्ग ई कॉमर्स प्लेयर्स में कंपनी सबसे आगे आपको देखने को मिलती है। एक एसेट लाइट मॉडल है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है, नो कमीशन मॉडल है। तो ये अपने आप में एक यूनिक
कंपनी के लिए बना देता है, बिकॉज बाकी जो भी याद रखिएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कमीशन पे चलते हैं, लेकिन कंपनी नो कमीशन पे चलती है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कंपनी के लिए एक कंपनी को लेकर आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का मेजरली जो पैसा है, ये बात ध्यान रखिए, इनकी जो लॉजिस्टिक्स आर्म है वैल्मो, वहाँ से बनता है, जो लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। और ये एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो वहीं से आता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यहाँ से कंपनी का याद रखिएगा पैसा बनता हुआ नजर आता है। ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी वो नेगेटिव चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मीशो को देखेंगे तो कंपनी कह रही है कि कंपनी और वॉल्यूम ग्रोथ को कैपिटलाइज करती हुई नजर आएगी, जो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर यूनिक कस्टमर, हायर मोनेटाइजेशन, BNPL इनिशिएटिव्स, ये सब कंपनी काम करने वाली है। कंपनी का तो ये भी कहना है कि वो NBFC के अंदर भी अपने आप को एक्सपांड करती हुई नजर आएगी, यानी कंपनी लोन्स प्रोवाइड करेगी उनके सेलर्स को उनके प्लेटफॉर्म से। और AI सर्विसेज भी कंपनी याद रखिएगा यहाँ पर कंपनी का सोचना है कि वो करेगी। सी अच्छी बात क्या है इस कंपनी की, अच्छी बात ये है ना कि कंपनी का ओवरऑल ब्रांड अवेयरनेस ये सब अगर आप देखेंगे Tier 2 3 मार्केट्स में काफ़ी बढ़िया है। तो मतलब कंपनी याद रखिए कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ को बहुत टारगेट किया है, अपने आप में बढ़िया टारगेट किया है। कंपनी के अगर आप वेबसाइट को देखेंगे तो रीजनेबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, राइट, वही लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। प्लस कंपनी का लोअर कॉस्ट है, लाइट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में बढ़िया है। कंपनी का डिपेंडेंस भी कम है, याद रखिएगा, अदर लॉजिस्टिक प्लेयर्स पे। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि दोस्तों कंपनी का 85% रेवेन्यू जो है वो याद रखिएगा लॉजिस्टिक फीस से आता है, तो वो हमेशा वॉलेटाइल रहता हुआ दिख सकता है। कोई मटेरियल एग्रीमेंट नहीं है, वो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों ये IPO याद रखिएगा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी PE फंड्स का पैसा लगा हुआ है, तो वो कॉन्स्टेंट सप्लाई भी बाजार में आती रहेगी, तो गिरावट का वो भी एक कारण हो सकता है। बट हाँ, ये लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम नज़र आ सकते हैं। अब आते हैं लिस्टिंग पे। देखिए सबसे ज़्यादा तो 111 रुपये का आपको प्राइसमेंट आप पता है, 135 शेयर आपको मिले हैं, 9,900 करोड़ का IPO है, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का लॉस आया था, कोई वैल्यूएशन बन नहीं पाती इसके कारण। आई स्टिल फील कि देखिए कंपनी ने वैल्यूएशन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तब भी ठीक रखी, लगता है कि जगह है, लगता है कि यहाँ पर ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। आई फील कि 140 से 150 के बीच में लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए एक बात आपको कल ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार की सिचुएशन क्या रहती है, बिकॉज मार्केट दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा कल गिर गए तो फिर अपने आप में प्रॉब्लम आ सकती है। आज अच्छी बात है कि एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली है, तो वो रिकवरी का आपको असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा कि थोड़ा सा लिस्टिंग अच्छी होने की अनुमान है। रिकवरी में बात किस में कर रहा हूँ, स्मॉल कैप्स में, राइट। ध्यान रखिए बाजार तो नीचे बंद हुआ है, बट स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पर आप कह सकते हैं तब भी निचले स्तर से हमको थोड़ी सी रिकवरी अच्छी देखने को मिली है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है, तो वो इनके लिए अच्छा है। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों जैसे मैंने कहा 140 से 150 के बीच में लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो लिस्टिंग गेन लेकर निकला जा सकता है। लॉन्ग टर्म के व्यू वाले जिनको नहीं मिला है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, शेयर को देखिए, फिर सोचिए कि मुझे करना क्या है। बिकॉज ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी कंपनी का प्रॉफिट तो जल्दी तो नहीं आएगा, समय लगेगा, और उसमें समय लगेगा तो फिर आपको भी समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ पे लिस्ट होने का संभावना है इसका। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।